नमस्कार, स्वागत है आपका 24/7 टुडे न्यूज़ में। मैं हूं फ़हीम और ख़ास मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे साइम एजाज़ खां उर्फ सैम भैया, जिन्होंने चमरौवा विधानसभा से वार्ड नंबर 6 के प्रत्याशी रहे। 6000 वोट उन्होंने हासिल किए, लेकिन मात्र 900 वोटों से उनकी हार हुई। बहरहाल ये किस्मत की बात है, लेकिन ऐसी क्या वजह रही जिससे वो चुनाव हारे, इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि आगामी विधानसभा के भी चुनाव आने वाले हैं। इसको लेकर के उनकी क्या तैयारी है, इस पूरे मुद्दे पर हम बात करेंगे। जी, स्वागत है आपका सैम भैया। धन्यवाद आपका। सबसे पहला हमारा सवाल ये है कि आपके बारे में हमने सुना है कि आप NRI रहे हैं, इंडिया में बहुत कम टाइम आपका बीता है, बाहर दुबई, कतर और बाकी जगहों पे आप रहे हैं। तो ऐसी क्या वजह रही कि आप यहाँ आए और आते ही आपने इलेक्शन में पहला कदम आपका रखा? सबसे पहले आपका मेरे डेरे पे स्वागत है कि आप रामपुर से आए और आपने इस काबिल समझा कि मुझसे 2 लफ्ज़ इंटरव्यू के लिए। आपका बहुत अच्छा सवाल था कि मैं हिंदुस्तान के बाहर रहा और क्या ऐसी चीज़ है कि जो मुझे हिंदुस्तान खींच लाई, और ख़ास तौर से अपने कार्य क्षेत्र में, अपने वालिद के कार्य क्षेत्र में चमरौवा विधानसभा खींच लाई। देखिए, एक कहावत है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। ये मेरा घर है, यहाँ मैं खिदमत खल्क़ करूँ लोगों की, तो कम से कम और लोगों को भी जज्बा पैदा होगा कि एक इंसान जो अपने सारे ऐश आराम छोड़ के हिंदुस्तान के बाहर से मट्टी में आ गया लोगों की सेवा करने के लिए, तो हमें भी कम से कम यहाँ सेवा करना चाहिए। जो लोग, जिनको तुफैलों में राजनीति में MLA सांसद मिल गया, जो पब्लिक की तरफ होके नहीं झांकते, जो देखते नहीं, उन लोगों के लिए मैं एक मिसाल कायम करना चाहता हूँ। देखिए, ये तो सभी बोलते हैं, जब स्टार्टिंग उनकी होती है तो उनका सबसे पहला जो पब्लिक को रुझान करने का जो तरीका होता है वो यही होता है कि हम पब्लिक के लिए काम करेंगे, ठीक है। लेकिन जब वो उनको कुछ ओहदा मिल जाता है, उसके बाद में उनके नज़ारे जो दिखते हैं तो अपने क्षेत्र में नज़र नहीं आते। मिसाल के तौर पर यहाँ के चमरौवा के जो विधायक हैं उनको देख लीजिए, या फिर यहाँ के जो पहले सांसद थे रामपुर के, उनको देख लीजिए, या उससे पहले जो सांसद थी यहाँ की, उनके बारे में भी आपने सुना होगा। तो ऐसा तो होता है, और गांव के लोग अक्सर मौजूद रहते हैं कि हमने गांवों का भ्रमण किया, वहां पर देखा जो गांव के लोग परेशानियों से जूझते हैं, उन परेशानियों के लिए सबसे पहले आपने क्या किया? देखिए, आपका बहुत अच्छा सवाल है कि लोग जीतने से पहले हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। तो मैं इस पे बहुत स्पष्टीकरण दे दूं कि मेरे वालिद मरहूम की शख्सियत शायद ऐसी है कि उसे चमरौवे में या स्वार में या ज़िले में लोग जानते हैं, और वो ज़िला परिषद के मेंबर सन 1983 में रहे, जब पूरे स्वार में एक ही मेंबर होता था, और उस टाइम पे प्रधान वोट करते थे मेंबर के लिए, डायरेक्ट वोटिंग नहीं होती थी। तो यहाँ की कुछ ऐसी बहुत सी सड़कें हैं जो उन्होंने कराई अपने कोटे से, और उन्होंने कोई एहसान नहीं किया। फ़ंड मिलता है भाई, मैं ज़िला परिषद का मेंबर बन जाता तो मुझे पैसा मिलता ज़िला परिषद से काम कराने। मेरी वालदा 15 बार निर्विरोध प्रधान रही जिठनिया गाँव की, और आप जाके देख सकते हैं जिठनिया में आज 1 इंच कच्चा नहीं है। 2 स्कूल हैं, एक 5वें का, एक 8वें का। हर घर में पेंशन है गरीब की, जो स्थायी रूप से बहुत गरीब है, और ऐसा कर दिया जिठनिया को कि शायद पूरी शादी नगर हजीरा न्याय पंचायत में एक आध गांव उसकी टक्कर का होगा। और लोगों ने उसके बाद भी कहा कि आप बन जाइए प्रधान, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने काम को, अपने कार्य को कर चुका, अब गांव वाले इसको कैसे संभालेंगे उनकी जिम्मेदारी है। मेरा भी यही नज़रिया था कि मैं जब यहाँ आया हूँ तो काम करने के लिए आया हूँ। लोग राजनीति ज्वाइन करते हैं दौलत और शोहरत के लिए, तो ऊपर वाले की दी हुई थोड़ी बहुत शोहरत भी है और रोटी खाने के लायक, गुजारा करने के लायक दौलत भी है। अच्छा, एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जिस वार्ड से इलेक्शन लड़ा, उस वार्ड में कितने वोटर? उसमें 53,000 वोट हैं। 53,000 वोटर्स है आपके वार्ड में। उन 53,000 में से आपने किस किस को देखा कि उन लोगों के सामने क्या समस्याएं थीं, जिन समस्याओं को लेकर के आपने ये इलेक्शन लड़ा, और आपको पब्लिक ने क्यों पसंद नहीं किया? क्यों आपको यहाँ के वार्ड के जो आपके जो वार्ड के रहने वाले थे, जो जनता है, उसने आपको क्यों नकार दिया? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे जो चमरौवे के विधायक हैं वो भी साइकिल पे सवार थे, और जो मेरे वार्ड नंबर 6 के ज़िला पंचायत के मुझसे पहले लड़ने से पहले जो यहाँ के मेंबर थे वो भी साइकिल पे सवार थे। ये पोजीशन है कि लोगों ने उनकी शक्ल नहीं देखी जीतने के बाद। पब्लिक आपसे जनसंपर्क रखना चाहिए। नहीं, मैंने आपसे मुद्दे पूछे, यहाँ के जो मुद्दे थे जी, वो मुद्दे क्या थे जिनको लेकर के आप पब्लिक के सामने गए, लेकिन फिर भी यहाँ की जो जनता है उसने आपको नकार दिया? अच्छा, मेरा सबसे पहली प्राथमिकता तो ये थी कि मैं थाना मिला खानम, जो कि वार्ड नंबर 6 का सबसे पहला थाना आता है, मैं उसमें दलालों का प्रवेश नहीं होने दूँगा। अगर आदमी FIR लिखाने जा रहा है तो पैसे नहीं देगा।
अगर कोई गरीब गुरबा है और उस पर कोई मजबूत आदमी, कोई पैसे वाला आदमी ज़्यादती कर रहा है, तो उसे दलालों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है गरीब को। और पुलिस की दलाली बिल्कुल नहीं होने दूंगा, जो कि हो रही है, जिससे नहीं नकारा जा सकता, जो कि हो रही है। दूसरी मेरी थी कि मैं विकास कराऊंगा, सड़कों का जाल बिछवा दूंगा। ज़िला परिषद का बहुत बड़ा फंड आता है, बहुत बड़ा फंड। अगर सही मायनों में ज़िला परिषद का मेंबर हो तो काम कराए। तो मैं यही मुद्दे लेके गया था पब्लिक के बीच कि एक तो दलाली बंद और दूसरा सड़कों का जाल। तीसरा, 1 साल के बाद, जब मेरा 1 साल कार्यकाल का पूरा हो जाएगा, उसके बाद गांव-गांव में अपनी सभा लगाऊंगा और जो उनके मुद्दे होंगे, पुलिये हैं, खरंजे हैं, पेंशन है, और भी 10 समस्याएं हैं, तालाबों की सफाइयां हैं, तालाबों में सरकारी तालाबों का आवंटन है, भाई आवंटन हो जाता है गरीब लोगों को, धीमर वगैरह को आवंटन हो जाता है कि मछली पालन, तो वो मुद्दे हैं। लोकल मुद्दे जो होते हैं पब्लिक के, सबसे पहला मुद्दा होता है सड़क। हर आदमी आज डामर पे, सीसी पे चलना चाहता है। अब वो दौर नहीं रहा कि कच्ची सड़कों पे बैलगाड़ियों से चलो। अभी आपको यहाँ इंडिया में आके कितना टाइम हो गया? मैं तकरीबन 1.5 साल से हिंदुस्तान में हूँ। मेरे वालिद के 1.5 साल आपको यहाँ आए हुए हो, मात्र 1.5 साल में आपने इलेक्शन की तैयारी कर ली और आगे आपकी विधायकी की भी तैयारी है। तो इस 1.5 साल में आपने जो पब्लिक, जो यहाँ की जनता है, उनको अपने ज़ाती तौर पर क्या मदद पहुँचाई, क्या फ़ायदा पहुँचाया जिससे आपको जनता पसंद करे? सबसे पहले जब आपने ये पीला खार का पुल उतरा है तो आपके सीधे हाथ को मेरा बाग पड़ता है, उसके बराबर एक सड़क है जो कि जिठनिया जा रही है, और वो रास्ता पूरा कच्चा है जिठनिया तक, 1.5 किलोमीटर का। तो माननीय चंद्रपाल जी, पूर्व ज़िला पंचायत के जो चेयरमैन थे, मैं उनसे 3 बार मिला और 257 मीटर डामर मैंने वो कराई। दूसरा ये है कि जो लोकल मुद्दे होते हैं थाने के, किसी की FIR नहीं लिखी जा रही, या किसी की मोटरसाइकिल चोरी हो गई, या किसी को कोई जबरन सता रहा है दबंग आदमी, वो। तीसरा मुद्दा ये होता है कि यहाँ पे कि भाई लोगों की पैमाइश रुकी हुई है, जैसे एप्लीकेशन लगाते हैं कि हमारे खेत की पैमाइश हो जाए, ये तो उन मसलों में लेखपालों की मदद से उनकी पैमाइश कराना, जो लोगों की पंचायतें हैं वो करना। यहाँ पे पब्लिक की बहुत समस्याएं होती हैं, जैसे अच्छा, जैसे गाँवों में स्कीमें, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, जैसे आवास योजनाएं निकलती हैं और जो एक कोई निधि भी दी जाती है, और ये किसान योजना भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाली है, तो ऐसे कितने आपने पता किया कि आपके गांव में जो है या आपके वार्ड में जो है कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये परेशानी है और उनको वो सहूलत नहीं मिली है? एक्चुअली ऐसा है कि यहाँ पे जो भी लोग समस्या लेके आते हैं, चाहे वो CDO से मुताल्लिक हो, चाहे वो विकास भवन के और अधिकारियों से मुताल्लिक हो, मैं उन समस्याओं का निस्तारण करता हूँ और उनके साथ अधिकारियों के पास जाता हूँ। ऐसा नहीं है नहीं जाता हूँ अधिकारियों के पास। और जहाँ तक स्कीम्स का सवाल रह गया, तो मैं अपने एरिया के प्रधानों से यही कहता हूँ, जो इससे पहले प्रधान थे, कि भाई ये तुम्हारा काम है और सेक्रेटरी का काम है। अगर ब्लॉक लेवल पे तुम इस काम को करने में सक्षम नहीं हो तो मेरे पास आओ, मैं DM साहब के पास जाऊँगा। इससे पहले अनंजय कुमार सिंह यहाँ DM थे और काफ़ी अच्छा कार्यकाल रहा उनका। मेरी उनसे काफ़ी कामों को लेकर चर्चा हुई और काफ़ी काम मैंने कराए। और अभी रिसेंटली जो एक काम हुआ है वो ये हुआ है कि ये जो सरकड़ी मोड़ से लेके और माटखेड़े तक रोड जा रही है, ये मैंने ही उनसे कह के PWD से और इस पर दोबारा से कोटिंग कराई। ये मेरी मेन प्राथमिकता। मैंने कहा ना, सड़कें मेरी पहली प्राथमिकता रहेंगी। मैं विधायक बनूं, मैं ज़िला परिषद का मेंबर बनूं, मैं प्रधान बनूं या मैं कुछ नहीं बनूं, जहाँ तक मैं कर सकता हूँ मेरी सड़कें पहली प्राथमिकता रहेंगी। अभी आगे लगभग 6 महीने या 8 महीने समझ लो, तो विधानसभा के इलेक्शन स्टार्ट होने, उसके लिए आपकी क्या तैयारी है? देखिए, अभी तो पब्लिक ने मुझे 25% वोट शेयर दिया है। 28,000 वोट में 6,000 वोट लाना, यानी 25% वोट शेयर। और ये वोट शेयर मेरा अपना वोट शेयर है, मेरे वालिद का वोट शेयर है, मेरे वर्करों का वोट शेयर है। कोई नेता, कोई पार्टी, कोई बड़ा चेहरा मुझे नहीं लड़ाना था। मैं 2 लोगों पे चुनाव लड़ा था, ऊपर नीली छतरी वाला था और नीचे मेरे वर्कर थे। कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसने मेरी मुखालिफत में बड़े लीडर ने कमी छोड़ दी हो। एक बड़ा सियासी घराना जिसमें सांसद रहा हो, जिसमें मंत्री रहे हों, उस घराने ने घुटने छीन लिए। मैंने उस घराने को तपती धूप में झोली फैला के वोट मांगने पे मेरे मुखालिफ के लिए आमादा कर दिया था। मैंने इतना परेशान कर दिया, शायद उन्होंने अपने चुनाव में इतनी मेहनत नहीं करी होगी जितनी इस 31 साल के नौजवान को हराने के। अब आगे जो विधायकी के इलेक्शन में आपका सबसे पहला रोल क्या रहेगा? जनता के क्या इश्यूज़ रहेंगे जो आप जाएंगे, जिससे जनता ने अभी इस इलेक्शन में तो आपको नकार दिया, लेकिन अगले इलेक्शन में शायद आप ऐसा हो कि पब्लिक आपके साथ में आ जाए? क्योंकि अभी जो है, अभी जो इलेक्शन है वो जातिवाद पे है, आपको पता है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो जातिवाद का इलेक्शन है, यहाँ पर नहीं पूरे हिंदुस्तान में जातिवाद का इलेक्शन है। और सबसे बड़ा कि धार्मिक इलेक्शन को जो जितना है वो धार्मिक बना दिया गया है कि हिंदू और हिंदू बनाम मुस्लिम इलेक्शन जब होता है तो हिंदू बनाम मुस्लिम समझ लो इलेक्शन होता है। हो रहा है इलेक्शन।
तो इस पर आपको क्या लगता है कि आप किस तरीके से यहाँ से इलेक्शन निकाल पाएंगे? देखिए, जो सबको लेके चलता है वही कामयाब होता है। किसी एक फ़िरक़े को लेके अगर आदमी कामयाबी सोचे तो वो कामयाबी वक्ती तौर पे तो मिल जाती है, जैसे सेंटर की हुकूमत को मिल गई, जैसे सूबे की हुकूमत को मिल गई, लेकिन वो कामयाबी मुकम्मल कामयाबी नहीं होती। जिस दिन आंखें खुल जाती हैं लोगों की और लोग जातिवाद से, फ़िरक़ा परस्ती से ऊपर उठ के सोचने लगते हैं, तो उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता है। चमरवा विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसमें अक़लियत का बहुत बड़ा रोल रहेगा। यहाँ इस टाइम भी विधायक जो हैं वो अक़लियत के ही हैं, और मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं अक़लियत और अक़लियत के अलावा जो भी हैं उन सबको एक साथ लेके चलूँ और उन्हें जाति और फ़िरक़ा परस्ती से बहुत दूर रखूँ। उनका सिर्फ एक मकसद रहना चाहिए कि हमें सैम भैया से काम चाहिए, चाहे बिजली का काम हो, चाहे ट्रांसफार्मर रखने का काम हो, चाहे सड़कों का काम हो, चाहे उनका कोई ज़ाती काम हो। जैसे किसी की लड़की की शादी है तो उसमें विधायक के पास एक स्पेशल कोटा होता है अपने पास से पैसे देने का। अगर वो गरीबी रेखा से नीचे है, उसके पास राशन कार्ड है सफ़ेद वाला, तो उसको पैसे दिलाए। और वो पैसा मेरी जेब से नहीं जाएगा विधायक बनने के बाद, वो पैसा किसी की जेब से नहीं जाता, वो पैसा सरकार देती है। सिर्फ उसमें भागा दौड़ी होती है और विधायक का लेटर पैड लगता है। तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं जातिवाद से हट के, अगर मुझसे कोई कहेगा भी कि आप एक मुसलमान चेहरा हैं, तो मैं कहूँगा कि भाई मुसलमान हिंदू से क्या फ़र्क है? विधायक का कोई मज़हब थोड़ी होता है, विधायक का कोई धर्म नहीं होता, विधायक सबका विधायक होता है। विधायक हिंदू का भी विधायक है, विधायक मुसलमान का भी विधायक है, विधायक सरदार का भी है, सबका विधायक है। और जिन लोगों ने मुझे आज भी वोट नहीं दिया, मैंने अपने शुक्रिया के मैसेज में उनका भी शुक्रिया किया कि तुम आज वोट नहीं दोगे, कल वोट नहीं दोगे, लेकिन मुझे अपने अखलाक पे भरोसा है, तुम नहीं वोट दोगे तो तुम्हारी नस्लों से वोट ले लूँगा, लेकिन वोट ज़रूर। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा कि किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है और आपके जो पूछते हो, आपका जो ख़ानदान है वो ज़मींदारी करता चला आ रहा है और आप यहाँ इलेक्शन में मशगूल हैं, तो आपको नहीं लगता कि किसानों के साथ में कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है? और इन 3 कानून के बारे में आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, वो मैं जानना चाहता हूँ। मेरा पहला नारा ही था, आप देख सकते हैं मेरा आज भी स्टीकर लगा है वहाँ पे, और मेरे होर्डिंग्स लगे थे, उस पर लिखा था सबसे पहले किसान मोर्चा जिंदाबाद। 24 जनवरी को मैं किसान मोर्चे में शामिल हुआ, गया दिल्ली, और 26 जनवरी की परेड में भी था, जिसका सबूत जीता जागता मेरी फेसबुक की प्रोफाइल है। और मैं वहाँ 27 दिन रहा, और जो रामपुर के लोग, जो सिख भाई, जो जाट भाई उस लीड कर रहे थे उस किसान को धरने को, मैं उनके साथ लगा रहा। और यहाँ पर भी मिला खाना पर भी जब बंद हुआ किसान मोर्चे का, तो मैं उसमें भी रहा। मेरा ऐसा मानना है कि ये देश एग्रीकल्चरिस्ट है, ये देश कृषि देश है। 70% हमारी जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, वो कृषि पे चलती है। ये देश अदानी साहब नहीं चलाते हैं, ये देश अंबानी साहब नहीं चलाते हैं, ये देश हम चलाते हैं। ये देश कंधेर में सना हुआ किसान चलाता है, ये देश कंधे पे फोड़ा रख के खुदाई करके मेंढ बांधने वाला चलाता है। तो अगर हम लोगों के साथ ये काले कानून बनाए जाएंगे, हम लोगों की ज़मीनें अगर सरमायादारों को गिरवी कर दी जाएंगी, तो हम कहाँ जाएंगे? ये सरकार का जो कानूनों के बारे में कहना है, तो वो बार बार जो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए भी कई बार ऑफ़र किया सरकार ने, तो इन 3 कानूनों में ऐसा क्या है जिसको लेकर के किसान इतने गुस्सा हैं कि लगभग 6 महीने हो गए उनको धरने पर बैठे हुए और किसी भी तरह से वो कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है, ना उसमें संशोधन चाहते हैं। उनका सिर्फ एक ये कहना है कि कानून वापस लें। तो ऐसा क्या है इस कानून में, अपने क्षेत्र के लोगों को आप बताएंगे? देखिए, इस कानून में सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि जो हमारी ज़मीन है उस पर अगर हम एग्रीमेंट करते हैं किसी बड़े सरमायादार के साथ, तो जो अनाज वो कहेगा वो हमें बोना पड़ेगा, जिस रेट में चाहेगा ख़रीद लेगा। आज ये बराबर में टाकला कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यहाँ बराबर में मेरे वालिद इसके 25 साल चेयरमैन रहे, और ये हमारी दान की हुई जगह है जिसमें ये टाकला है। इस सोसाइटी से अगर काश्तकार है बीज ले ले, इस सोसाइटी से खाद ले ले, लेकिन ये कर्ज़ा ले ले, लेकिन ये सोसाइटी ज़मीन गिरवी नहीं रखती। जो नया कृषि कानून है उसमें ये सब ख़त्म हो जाएगा। आप और हम अंबानी और अदानी साहब के गिरवीदार हो जाएंगे। मेरी ज़मीन पे अदानी साहब मुझे बताएंगे क्या खाद डालना है, क्या बीज लगाना है, और किस रेट में अदानी साहब ख़रीदेंगे। अगर मुझे कर्ज़ा चाहिए ट्रैक्टर लेने के लिए, तो आज मैं बैंक जाता हूँ, अपनी खतौनी रखता हूँ, बैंक मुझे क्रॉप लोन दे देता है, ट्रैक्टर लोन दे देता है, मैं उस पर ट्रैक्टर ले लेता हूँ, और बैंक वही दर लेता है जो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चरिस्ट के लिए डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन जो नया कृषि कानून है उसमें दर डिसाइड करेंगे अंबानी साहब, अदानी साहब, XYZ, जो भी बड़े सरमायादार हैं जो ब्लैक मार्केटिंग करेंगे वो डिसाइड करेंगे। बड़े बड़े गोदाम हैं उनके, वो अपने रेट पे गेहूँ लेंगे, सरकारी रेट पे नहीं लेंगे। तो मैं अपने लोगों को, अपने एरिया के किसानों को ही बताना चाहता हूँ, और अपने आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे देश के किसानों को बताना चाहता हूँ, डटे रहो, मेहनत करते रहो, खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं।
अच्छा, आपके क्षेत्र में कितने किसान ऐसे हैं जो धरने में बैठे हुए हैं और कुछ लोग यहाँ पर किसानी भी कर रहे हैं? ऐसे कितने लोगों के लगभग आपका आइडिया? देखिए यहाँ पर स्पेसिफिकली कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पे लोग धरने पे बैठे हुए हैं या हमने धरना नहीं, मेरा मकसद ये है कि जो किसानों के साथ में धरने पे गए हैं, मैं वहाँ वहीं गए आ हैं। रहा हूँ। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि चेन बाई चेन, जैसे आज मैं चला गया, मान लीजिए अब मुझे यहाँ वापस आना पड़ रहा है अपनी खेती के लिए, तो मेरे बराबर में जो किसान है वो चला गया। तो हमारे एरिया के जो भी पंजाबी भाई हैं, जो भी मुस्लिम भाई हैं, क्योंकि ये बहुमूल्य क्षेत्र मुस्लिम और पंजाबियों का ही है, तो हम लोगों ने एक चेन बना रखी है। उस हिसाब से जो भी कंट्रीब्यूशन होता है वो यहाँ से करते हैं और वहाँ जाते हैं। स्पेसिफिकली हम लोग चेन बाई चेन जा रहे हैं, क्योंकि अगर सब चले जाएंगे तो खेतियाँ पट हो जाएंगी। तो हमें खेती भी देखना है और साथ साथ वहाँ धरने को भी मजबूत करना है। राकेश टिकैत जी के संदर्भ में जो वहाँ धरना चल रहा है उसको भी मजबूती देना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। तो ये थे साईं एजाज खां और सैम भैया, जिनकी हमने पूरी बात आपके सामने रखी। और अब आगामी इलेक्शन में जो ये विधायकी के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, तो उस पर जनता की क्या राय रहेगी, जनता इनको अपनाती है या नकारती है, ये देखने वाली बात होगी। बने रहिए आप 24/7 टुडे न्यूज़ के साथ।